जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। ये चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है सजीव। संजीव नहीं, सजीव। सजीव, उसकी विशेषताएं और आवास के बारे में हमें पढ़ना है। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और इससे पहले वाला अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है समुद्री पौधे और जंतु। जो समुद्री पौधे और जंतु होते हैं लवणीय जल में रहते हैं, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है कैसा होता है, लवणीय होता है। ठीक है, साल्टी होता है। ठीक है, तो समुद्री पौधे एवं जंतु लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जो जल में विलीय ऑक्सीजन होता है उन्हीं का यूज करते हैं। ठीक है, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, समुद्री जो पौधे और जंतु होते हैं ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है, विलीय होता है, उसी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में होता है, दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात में बहुत अधिक ठंडा पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ रहने वाले जो जीव और पौधे होते हैं आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, तो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है दो भिन्न प्रकार के परिवेश, मरुस्थल एवं समुद्र में पाए जाने वाले जंतु। तो ऊँट कहाँ पाया जाता है हमारा, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में पाया जाता है। अब ऊँट की क्या क्या विशेषताएं होती है, उसे मतलब अनुकूल कैसे बनाती है रेगिस्तान में रहने के लायक, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ऊँट की जो शारीरिक संरचना है मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। मतलब ऊँट का जो शारीरिक संरचना इसी हिसाब से है कि वो रेगिस्तान या मरुस्थल में आसानी से रह सके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे रेत की गर्मी से बच सके। अब ऊँट का पैर लंबा होता है जिससे, क्योंकि रेगिस्तान दिन में कितना होता है, बहुत गर्म हो जाता है, जिससे वो आसानी से क्या हो सके, बच सके, इसलिए उन्हें क्या हो सकता है, पैर लंबा होता है। और ऊँट के शरीर में पसीना नहीं निकलता। पसीना क्यों नहीं निकलता है, ठीक है, अगर पसीना निकले, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की वैसे ही कमी, और पसीना निकलेगा तो उनके शरीर में पानी की और कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ऊँट के शरीर से पसीना नहीं निकलता। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, ऊँट का जो मूत्र होता है मतलब टॉयलेट होता है, ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में करता है। ठीक है, मतलब उनका मूत्र विसर्जन बहुत कम मात्रा में होता है, और उनका जो मल होता है बहुत ही शुष्क होता है, ड्राई होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऊँट अत्यधिक मात्रा में एक बार में पानी पी सकता है ताकि लंबे समय तक वो बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऊँट बहुत अधिक मात्रा में एक बार में पानी पी सकता है ताकि वो लंबे समय तक बिना पानी के रह सके। अब ऊँट के पीठ पे हम्प होता है। हम्प क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए, ऊँट का जो ये पीठ वाला ये हिस्सा, ठीक है, ये क्या है, हम्प, इसको हम्प बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भोजन के रूप में वसा का स्टोर करके रखते हैं, ये लोग संग्रहित करके रखते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर इसका भोजन के रूप में बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो हम्प होता है ऊँट का, इसमें क्या भरा होता है, वसा संग्रहित होता है या वसा स्टोर होता है। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं मछली के बारे में। मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। तो मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, मतलब स्ट्रीम लाइन, मतलब नाव के तरीके से ऐसे होता है मछलियों का। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए मछलियों का कैसा होता है, ऐसे स्ट्रीम लाइन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। तो मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है जो उन्हें जल में आसानी से तैरने में सहायता करता है। मछलियों का शरीर चिकनी सल्क, मतलब मछलियों को अगर टच करेंगे तो ऊपर क्या होता है, चिकना टाइप का सल्क होता है। ठीक है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ये गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेते हैं, गिल्स के द्वारा। इसी को हम लोग क्लोम भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लोम भी बोलते हैं। और इनके जो पंख और पूंछ जो होता है इन्हें दिशा परिवर्तन करने में सहायता करते हैं। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है अनुकूलन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन बोलते हैं। जिन विशेष संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन। जैसे अभी हम लोग ऊँट की विशेषताएं देखे थे जो उन्हें रेगिस्तान में रहने के योग्य बनाता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी विशेषताओं को, इसी संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है आवास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट, तो जहाँ पे कोई जीव जंतु रहता है उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु पौधे रहते हैं वह उनका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए आवास, हैबिटेट, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, और एक्वेटिक मतलब होता है जलीय होता है। ठीक है, अब देखिए स्थलीय में क्या आ जाएगा, डिजर्ट, रेगिस्तान, माउंटेन और ग्रासलैंड, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और जो एक्वेटिक है मतलब जलीय आवास है उसमें क्या आ जाएगा, ओशियन, पॉन्ड्स, मतलब जितने जल वाले, जैसे लेक हो गए, रिवर हो गए, सब किस में आ जाएंगे, हमारे सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जलीय आवास में आ जाएंगे। अब अगला टॉपिक है स्थलीय आवास क्या होता है। तो स्थल पर जंतुओं के रहने के लिए पाए जाने वाला आवास स्थलीय आवास कहलाता है। ठीक है, जैसे मरुस्थल हो गया, वन हो गया, घास के मैदान हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब किस में आता है, स्थलीय मैदान में आता है। अब जलीय आवास क्या होता है, ठीक है, तालाब, झील, नदियाँ, समुद्र, दलदल, यह सब सब किसके उदाहरण है, जलीय आवास के उदाहरण है। अब अगला है जैविक घटक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक। जैविक घटक उनके बोलते हैं जो जीव होते हैं, मतलब सजीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पौधे सभी क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। तो पेड़ पौधे, जंतु जितने भी हो जाएंगे, ठीक है, यही सब क्या आता है, जैविक घटक में आ जाएंगे। ठीक है, और जैविक घटक में ध्यान रखेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी जैविक घटक में ही आते हैं। नेक्स्ट अजैविक घटक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। तो इसमें निर्जीव को हम रखते हैं, किसको रखते हैं,
जितने भी निर्जीव होते हैं सब इसी में रखे जाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा अर्थात सभी निर्जीव वस्तुएं अजैविक घटक होते हैं। अब एक पॉइंट एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट दिया, पर्यानुकूलन क्या होता है, मतलब ये ऐसे टॉपिक करके नहीं दिया, एक हेडिंग करके तो थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स में। तो पर्यानुकूलन क्या होता है, कम अवधि है मतलब अल्प अवधि में किसी भी एक जीव के शरीर में जो होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यानुकूलन। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि अल्प अवधि के लिए किसी भी जीव के शरीर में अगर छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पर्यानुकूलन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगला है विभिन्न आवासों की यात्रा। सबसे पहला हमारा है मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल में रहने वाले जो छोटे जीव होते हैं जैसे चूहे हो गए, सांप हो गए, इनका जो पैर होता है ऊँट कितना लंबा तो होता नहीं, तो ये लोग रेगिस्तानी गर्मी से कैसे बचेंगे। इस कंडीशन में दिन के टाइम जब गर्मी होता है तो ये गहरे बिल में जाके रहते हैं, और रात के टाइम जब मौसम ठंडा होता है या टेम्परेचर कम होता है तो ये लोग बाहर निकलते हैं। तो ये ध्यान रखना, मरुस्थल में रहने वाले छोटे जीव जैसे चूहे, सांप के ऊँट के तरह लंबे पैर नहीं होता था, अतः ये गर्मी से बचने के लिए गहरे बिलों में रहते हैं, और रात के समय जब तापमान ठंडा होता है तब ये बाहर निकलते हैं। अब अगला पॉइंट है, मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपरेशन को कम करने के लिए या रोकने के लिए, ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती है कांटे का रूप ले लेती हैं, सूल का मतलब सुई का रूप ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है स्टोमेटा रंध्र, और ये क्या होता है, पानी को भाप बना देता है, और रंध्रों के द्वारा पानी को भाप बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। रेगिस्तान में वैसे पानी की कमी है, और वाष्पोत्सर्जन अगर अधिक मात्रा में होगा तो पानी की और कमी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो पत्तियां होती है वो किसका रूप ले लेती है, रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं कांटे का रूप ले लेती है। क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पानी की तलाश में इनकी जड़ें बहुत अत्यधिक गहराई पे, मतलब इनकी जो जड़ें होती है पानी की तलाश में बहुत नीचे चली जाती हैं, अर्थात इनके जो जड़ें होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पर्वतीय आवास, ठीक है, माउंटेन। तो यह आवास सामान्यतः बहुत ठंडे की अधिक ऊंचाई पर होता है, तो यहाँ पे ठंडा होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता है, और यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पे जो उगने वाले वृक्ष होते हैं सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, और इनके शाखाएं तिरछे होती है। अब तिरछे क्यों होते हैं, ताकि अगर बर्फबारी हो तो बर्फ आसानी से इनके नीचे गिर जाए, इसे पेड़ को मतलब क्षति ना पहुंचाए, ठीक है। और कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई जैसी होती हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं इनकी त्वचा मोटी होती है और इनमें फर पाया जाता है जो उन्हें ठंड से बचाता है। उदाहरण के लिए जैसे याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ों पर रहने वाले जंतुओं के पैर बहुत मजबूत होते हैं जिससे उन्हें पहाड़ों पर चलने में आसानी होती है। जैसे पहाड़ पूरे पत्थर के हैं तो उनका जो पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है, जो उन्हें मतलब चलने में बहुत आसानी हेल्प करता है ताकि पहाड़ों पर उन्हें मतलब चोट ना लगे। अब अगला है घात स्थल। तो घात स्थल में शेर के बारे में दिया है। शेर के जो अगले पैर के नाखून बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, जिन्हें वह अपने पादुंगलियों में छिपा लेते हैं, मतलब जो उंगली मतलब उनका जो नाखून आगे निकला होता है उसे वो छिपा कर रखते हैं अपने पैर में, ठीक है। ये सिर्फ शिकार के वक्त ही निकालते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बाहर ही रहता, उसको अंदर भी वो लोग कर सकते हैं। ये सिर्फ शिकार जब करते हैं तभी ये लोग बाहर निकालते हैं उसको चिड़ने फाड़ने के लिए, ठीक है। अगला शेर का जो शरीर का रंग होता है वो क्या होता है, मटमैला रंग का होता है, ताकि घास के मैदान में, घास के सूखे मैदान में आसानी से छिप सके, जिससे वो अपने शिकार पर आसानी से नजर रख सके और उसका शिकार कर सके। और चेहरे के सामने इसकी आंखें होती हैं जो इन्हें जंगल में दूर तक देखने में सहायता करती है। तो ध्यान रखेंगे जितने भी शिकारी जीव होते हैं, मतलब जो शिकार करते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं सामने होती है और दूर तक देख सकती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है हिरन के बारे में। हिरन के जो मजबूत दांत होते हैं वो कठोर तने को चबाने में मदद करते हैं। इनके लंबे कान होते हैं जो शिकारी की गतिविधि, अब जैसे शेर के पास शेर का आंख जो सामने है जो उन्हें दूर तक देख सकता है, तो हिरन को भी बचने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उनका जो कान होता है काफ़ी लंबे होते हैं जो शिकारी को अनुभव कर लेते हैं या पता लगा लेते हैं कि हमारे आसपास में कोई शिकारी है, ठीक है। और इनकी जो आंखें होती है दोनों तरफ स्थित होती है जो बहुत दूर तक देख सकती है, ठीक है, मतलब चारों ओर देख सकती है। तो ध्यान रखेंगे जो शिकार करते हैं उनकी आंखें जो आगे की तरफ होती है जो दूर तक देख सकते हैं, और जितने शिकार होने वाले मतलब जिनका शिकार किया जाता है ऐसे जानवरों की जो आंखें होती है साइड में होती है। कहाँ होते हैं, साइड में, ताकि ये चारों तरफ देख सके और शिकार से बच सके, ठीक है। और इनके जो पैर होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं जो इन्हें बहुत तेज गति करने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट है जलीय आवास। तो जलीय आवास में सबसे पहले समुद्र है, ठीक है। तो मछलियाँ तथा उनके जैसे अन्य जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है। तो ध्यान रखेंगे जो मछली होते हैं या उनके जैसे जितने भी जंतु होते हैं उनका शरीर क्या होता है, धारा रेखीय होता है, जो आसानी से तैरने में मदद करता है। लेकिन दो जलीय जीव ऐसे हैं जैसे स्क्विड हो गया और ऑक्टोपस हो गया, इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, अतः ये समुद्र की गहराई में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शरीर होता है ये धारा रेखीय नहीं होता है। और जितने भी मछलियाँ मतलब मछलियों जैसे जीव होते हैं
इनमें सांस लेने के लिए गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। लेकिन ऐसे दो और जीव हैं जिनमें गिल्स नहीं पाया जाता, जैसे डॉल्फिन हो गया और व्हेल हो गया। ध्यान रखेंगे, डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है, ये मैमल्स है, स्तनधारी हैं, ठीक है, मछली में नहीं आते, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सांस लेने के लिए गिल्स नहीं होते इनमें, इनके शरीर के ऊपर नासा द्वार पाया जाता है जो इन्हें सांस लेने में मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे, डॉल्फिन क्वेश्चन पूछा गया डॉल्फिन और व्हेल्स कैसे सांस लेते हैं, तो नासा द्वार के द्वारा सांस लेते हैं, इनमें गिल्स नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉल्फिन है और ये व्हेल मछली है, ठीक है। और ये मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी आते हैं, ठीक है, ये स्तनधारी हैं, ये मछली की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लोग देख सकते हैं ये स्क्विड है, ठीक है, इसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, मतलब धारा रेखीय नहीं होता, ठीक है। और ये है ऑक्टोपस, क्या है ये? ऑक्टोपस, इसका भी शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। अब नेक्स्ट है तालाब एवं झील। तो जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य होता है कि तलहटी में इनको जमा के रखे, पकड़ के रखे। इनका तना लंबा, खोखला तथा हल्का होता है। तो ध्यान रखना, जो तालाब और झील वाले जो मतलब पौधे होते हैं, इनका तना लंबा होता है, खोखला होता है और काफ़ी हल्का होता है। अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जल में पूरी तरीके से डूबे होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है पतली होती है, रिबन जैसी होती है, और कुछ की अत्यधिक विभाजित होती है, जिससे जल इन्हें क्षति पहुंचाए बिना इनके ऊपर से क्या हो जाए, निकल जाए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है सजीव वस्तु। आप लोग ध्यान रखिए, पीडीएफ पर एडिट करने में थोड़ी सी गलती होगी, ठीक है। तो सजीव वस्तुएं क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो जीवित हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव वस्तु बोलते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, मछली हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, बंदर, शेर, ये सब क्या होते हैं? सजीव वस्तुएं होते हैं। अब निर्जीव वस्तुएं कैसे बोलते हैं? वे वस्तुएं जो जीवित नहीं है, जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, सूर्य, हवा, बादल। ध्यान रखेंगे, मतलब यहाँ पे पीडीएफ एडिट करने में थोड़ी सी गलती हो गई है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है सजीवों की पहचान एवं उनकी विशेषताएं। मतलब जो सजीव हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके अंदर, शरीर के अंदर जितने भी जैव प्रक्रम होते हैं उनको कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, ठीक है। उस भोजन को लेने के बाद श्वसन के द्वारा उस भोजन को तोड़ दिया जाता है, जिससे एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो पहला विशेषता क्या हो गया? भोजन की आवश्यकता। अगला विशेषता क्या है? वृद्धि एवं विकास। तो जितने भी सजीव होते हैं वृद्धि और विकास करते रहते हैं, ठीक है। अब अगला विशेषता है श्वसन। श्वसन क्या होता है? जो भोजन हम लोग किए उसको मतलब ऑक्सीजन उपस्थिति में तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, जिससे हमें एनर्जी मिले। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में श्वसन का तरीका एक समान होता है। जैसे मनुष्य कैसे श्वसन करता है? लंग से, फेफड़ा से, ठीक है, मतलब फेफड़े का यूज करता है। बहुत सारे जीव जंतु भी फेफड़े का यूज करते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनका तरीका अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे केंचुआ कितने सांस लेता है? अपने त्वचा से। क्वेश्चन पूछा गया, केंचुआ कैसे सांस लेता है? त्वचा से। मछली अपने गिल्स की सहायता से सांस लेती है। और जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में उपस्थित होते हैं रंध्र, जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इनके द्वारा ये लोग सांस लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि पेड़ पौधे सांस लेते वक्त ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तब करते हैं जब उन्हें भोजन बनाना होता है, लेकिन रिस्पायरेशन, श्वसन के समय में वो लोग भी ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं और 24 घंटा ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी तो जो ग्लूकोज मतलब स्टार्च के रूप में जो स्टोर हुआ था उसको तोड़ के वो लोग एनर्जी लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इसके लिए भी उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो रिस्पायरेशन या श्वसन के समय में पेड़ पौधे भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वो लोग रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू जितना वो श्वसन के समय में ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वो लोग जब फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ये लोग अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन जब ये लोग श्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन यूज करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, स्टार्च को तोड़ने के लिए, तो बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, पौधों में श्वसन की क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो वही चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस मतलब ये भोजन जब बनाते हैं उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन निकालते हैं उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है जब ये श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली विशेषता है अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होता है? हमारे आसपास में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके प्रति जो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रिया बोलते हैं। तो सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ध्यान रखना है, जैसे अंधेरे से अचानक हम लोग रोशनी में जाते हैं तो हमारा जो आँख का पुतली होता है क्या होता है? इसका आकार बदल जाता है। छुई मुई का पौधा आप लोग छुएंगे तो देखिए छुई मुई मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? बॉडी से जो भी एक्सेस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। वो चाहे टॉयलेट के थ्रू यूरिया को बाहर निकाल देना, पसीने के थ्रू बाहर निकाल देना, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है? विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सजीव होगा। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है।
अब अगला विशेषता प्रजनन। प्रजनन या रिप्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रजनन होता है क्या? किसी भी जीव जंतु के द्वारा अपने ही जैसा संतान को पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, उसके बाद उनमें से बच्चा निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग वो लोग पालते हैं। ठीक है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मतलब डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेटाथेरिया, यूथेरिया और प्रोटोथेरिया होता है। कौन बच्चा मतलब डायरेक्ट बच्चों मतलब सीधे बच्चों को जन्म देता है, कौन अंडा देता है, और कौन बच्चे को जन्म देने का उससे सीधा, जैसे कंगारू हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है? बच्चे को सीधे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे, लेकिन मार्सुपियंस उसमें थैले में उनको भर के क्या करते हैं? पालने पोषने का काम करते हैं। अब पौधे भी सेम होता है, प्रजनन के द्वारा ही क्या करते हैं? नए पौधों का निर्माण करते हैं। अब अगली विशेषता है गति। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं या जितने भी सजीव होते हैं गति करते हैं। अब कहेंगे सर पेड़ पौधे तो नहीं गति करते हैं, तो पेड़ पौधे अपने जगह पर रह के हिलते डुलते हैं कि नहीं हिलते डुलते हैं? वो भी तो गति में ही आएगा। अगली विशेषता है मृत्यु। जितने भी सजीव होते हैं एक टाइम के बाद उनका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस क्लास का PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।